हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मनदीप आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है थर्नडाइक्स थ्योरी। जो थर्नडाइक की थ्योरी है, थर्नडाइक क्या करते हैं, अपनी थ्योरी में रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड शेपिंग बिहेवियर को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। Starting that behavior that is followed by a positive consequences is more likely to be repeated, while behavior that is followed by a negative consequences is likely to be repeated। तो डाइक ने अपनी थ्योरी दी है जिसके अंदर वो रीफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड शेपिंग बिहेवियर की बात करते हैं। साथ में वो उसके कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताते हैं। शुरू करते हैं अपनी थ्योरी। थर्नडाइक ने कहा कि जो सीखना है वो प्रयास एवं त्रुटि का परिणाम है। थर्नडाइक ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। जो उनका फेमस एक्सपेरिमेंट था वो था बिल्ली पर, कैट पर। इसमें क्या होता है, भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया जाता है। बंद करने के बाद दरवाजे के पास एक लैच रखा जाता है, यानी कुछ खटका सा होता है जिसको दबाने से खाना आ जाता है। भूखी बिल्ली पिंजरे में रहकर बहुत सारे झपट्टे मारती है और अब पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। सडनली होता है, उसका पैर होता है, वो उस खटके पर पड़ जाता है और उसके साथ ही पिंजरा खुल जाता है और खाना बाहर आ जाता है। तो इसने ही थॉर्नडाइक ने इस थ्योरी का जन्म दिया, विच इज कॉल्ड थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। थॉर्नडाइक ने इस थ्योरी में स्टेप्स बताए। जो था पहला ड्राइव। ड्राइव क्या था, बिल्ली का भूख, उसकी जो भूख थी वो ही उसका काम कराने की ड्राइव थी, यानी उसकी चालक थी। सेकंड था गोल। बिल्ली को पता था कि पिंजरे के बाहर क्या है, खाना है, तो वो इसीलिए अपने लक्ष्य के और उन्मुखित होकर वो अपने हाथ पर चला रही थी ताकि वो पिंजरे से बाहर निकल सके। फिर था उसका ब्लॉक। ब्लॉक क्या था, उसका पिंजरा, जो उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचने में रोक रहा था। फिर क्या मिला उसको, फिक्सेशन। जब उसने खटके पर बार बार पैर रखा तो वो खटका, जब पिंजरा खुला तो उसको क्या पता चला कि इस खटके को दबाने से मुझे मेरी गोल तक रास्ता मिल रहा है। और इसके अंदर थॉर्नडाइक ने क्या किया कि वो जो पिंजरा था उसके बाहर उसने खाना इसलिए रखा क्योंकि उसको बिल्ली को रीइंफोर्समेंट देना था ताकि वो पुनर्बलन लेकर अपने खाने तक पहुंच सके। ये थॉर्नडाइक के कुछ मेजर लॉ ऑफ लर्निंग है जो थॉर्नडाइक ने दिए। फर्स्ट है लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकंड इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड थर्ड इज लॉ ऑफ इफेक्ट। रेडीनेस का रोल किस चीज में है, प्रिपेयर होना, एक्शन के लिए प्रिपेयर होना, यानी जिसका रोल, जो बच्चा रोल करना चाह रहा है वो उस रोल के लिए, यानी वो उस चीज को सीखना चाह रहा है, उस सीखने के लिए वो मानसिक या शारीरिक तौर पर ठीक है और वो क्या, वो उस चीज को करने की इच्छा रखता है। अगर वो इस चीज को करने की इच्छा रखता है तो वो उसको जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है विद अ ग्रेट सेटिस्फेक्शन। ठीक है, और अगर नहीं है तो बच्चा नहीं सीख सकता। तो सबसे पहले बच्चे को सिखाने के लिए सबसे पहले उसको रेडी करना चाहिए। लॉ ऑफ रेडीनेस ये कहती है। नेक्स्ट वी हैव सेकंड इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज। encourage repetition to acquire skill, practice makes perfect। जब हम किसी चीज को या किसी भी टॉपिक को, सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करते हैं, ताकि क्यों करते हैं, ताकि उसकी जो स्किल्स होती है अक्वायर हो जाए। यानी कि बार बार हम एक ही चीज को रिपीट करते जाएंगे, समझते जाएंगे या पढ़ते जाएंगे तो वो हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी, जिससे हम उस फील्ड में बहुत अच्छे हो जाएंगे। हमको वो अच्छे से समझ आ जाएगा, क्रैप हो जाएगा, हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस क्या होता है, उसको परफेक्ट बना देगी उस स्किल के अंदर। नाउ वी हैव थर्ड इज लॉ ऑफ इफेक्ट, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली स्टेट ऑफ लर्नर। बच्चे का फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्टेट अच्छा होना चाहिए। कि अगर सीखने का सबसे प्रभावी नियम है ये, किसी कार्य को प्रभाव के हिसाब से। थर्ड भी है लॉ ऑफ इफेक्ट, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ लर्नर। क्या होता है लॉ इफेक्ट में, लॉ इफेक्ट क्या बताता है कि बच्चे का फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट बहुत स्टेबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर एक बच्चा एक काम को बार बार करता है, क्यों करता है बार बार, क्योंकि उसको उस काम में सफलता मिल रही है। अगर उस काम में उसको सफलता नहीं मिलती ना तो वो काम करना स्टॉप कर देता है, उसको मजा नहीं आता उस काम का। तो क्या होता है, लॉ इफेक्ट क्या बोलता है कि उसको उस काम में संतोष मिलना चाहिए, सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, उसका मेंटल और फिजिकल इमोशनल स्टेट बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, तभी तो वो बच्चा सीखेगा काम को।
अब हम आते हैं सबऑर्डिनेट्स लॉ ऑफ लर्निंग। पहले हमने लॉ ऑफ लर्निंग पढ़े थे और अब हम पढ़ रहे हैं सबऑर्डिनेट लॉ ऑफ लर्निंग। फर्स्ट इज लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, लॉ ऑफ मेंटल सेट एंड एटीट्यूड, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी और एनालॉजी, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर बच्चा उस अपने गोल को अचीव करने के लिए जो चीज़ सीखता है, अगर तो वो उसके यूज़ में होती है तो वो बच्चा उसको याद रखता है, और अगर उसके यूज़ में नहीं होती तो वो उसको छोड़ देता है। ओवरकम द प्रॉब्लम हो जाता है, यानी उसको हटा देता है। ठीक है। सेकेंड इज लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड। द लर्नर परफॉर्म्स द टास्क वेल इफ ही हैज हिज एटीट्यूड सेट इन द टास्क। अगर बच्चे की मेंटल स्टेट अच्छी नहीं होगी तो बच्चा परफॉर्म कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। उसकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं होगी तो वो अपने टास्क को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड क्या कहता है कि बच्चे का मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा मेंटली फिट होना चाहिए, तभी वो उस चीज़ को सीख पाएगा, तभी वो अपने टास्क कंप्लीट कर पाएगा। थर्ड वी हैव लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। द लर्नर परफॉर्म मेनी एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल एंड एरर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है ना उसके अंदर लर्नर फाइंड करता है कि ये रिलेवेंट है या ये इररिलेवेंट है, तो वो उस बेसिस पे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है। एक्टिविटी होती है ट्रायल और एरर, जो सही है रिलेवेंट है, जो अनरिलेवेंट है उसके बेसिस पे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, विच इज कॉल्ड पार्शियली एक्टिविटी। फोर्थ वी हैव लॉ ऑफ सिमिलैरिटी और एनालॉजी। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है प्रीवियसली लर्नड, यानी जो बच्चे ने प्रीवियसली लर्न किया होता है, सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज व्हेन फेस्ड विद सिमिलर न्यू सिचुएशन रेदर देन ट्राइंग आउट ऑफ वेरियस रिस्पॉन्सेज। जो उस बच्चे का प्रीवियस नॉलेज होती है उसके साथ मैच कर कर अपनी न्यू सिचुएशन को सीखता है, समझता है। ठीक है। क्यों क्या होगा, जब प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड न्यू नॉलेज होती है ना तो वो जल्दी ट्रांसफर होती है। ठीक है। तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी एंड एनालॉजी। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी हमें ये कहती है कि प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से जोड़कर लिंक कर कर सीखना या समझना, विच इज कॉल्ड सिमिलैरिटी। Last, we have law of associative shifting. The law of associative shifting describe a process whereby a response may shift from one stimulus to another. इसमें क्या होता है, बच्चा जब कंटिन्यू एक ही सिचुएशन में कुछ चेंजेस के साथ अपना काम करता है या सीखता है उस चीज़ को, तो उसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लर्निंग। एक ही चीज़ को जब बच्चा करी जा रहा है तो वो कुछ चेंजेस तो लाएगा ही ना उस चीज़ में, तो which is called associative shifting. There are some factor affecting class while learning, which is intelligence. Intelligence बहुत ज़्यादा learning को affect करती है। हेल्थ और एज, बिल्कुल, अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी, एज डिपेंड करता है बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा, किस एज में। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 4 साल के बच्चे को हम प्रॉपर 12th की पढ़ाई करवा दें, नहीं ना, रॉन्ग। तो क्या होता है, एज मैटर करती है, हेल्थ मैटर करती है कि एज, सही एज का बच्चा सही क्लासरूम में है कि नहीं, मैचुरेशन कितना समझदार है वो, कितना नहीं है, उसका कैसे परिपक्वता हुई है उसकी, वो मोटिवेशन, इमोशनल स्टेट, उसका मोटिवेशन क्या है बच्चे का, बच्चे को बार बार मोटिवेट करना लर्निंग के लिए। ठीक है। इमोशनल स्टेट देखना, कहीं वो अच्छे इमोशनली डाउन है और आप उसको लर्निंग करवाए जा रहे हो तो वो लर्निंग तो नहीं होगी। ठीक है, इफेक्टिव लर्निंग नहीं है वो। मेथड ऑफ लर्निंग, मेथड्स चेंज करना लर्निंग के, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही बोरिंग आप लेक्चर मेथड अपना रहे हो या एक ही मेथड को अपनाए जा रहे हो बार बार लर्निंग के लिए, वो भी इफेक्ट नहीं करेगी ना। फिर इफेक्टिव क्लासरूम के लिए क्या होगा, मेथड्स चेंज करने पड़ते हैं अपने टीचिंग में। कम्युनिकेशन एबिलिटी ऑफ द टीचर। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए टीचर का। अगर टीचर का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, बच्चों तक वो पहुंचा नहीं पा रही है जो उसको बोलना है या उसको समझाना है, तो वो क्या है, इफेक्टिव नहीं है लर्निंग। फिर वो फिजिकल कंडीशन ऑफ क्लासरूम, गर्मी का मौसम है और क्लासरूम के अंदर फिजिकल कंडीशन ही अच्छी नहीं है, मान लो कि पंखा ही नहीं है तो बच्चे तो गर्मी में पसीने में बुरा हाल। ठीक है। तो अगर फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है तो बच्चे कैसे लर्न कर लेंगे, गर्मी में बिना पंखे के बच्चे कैसे पढ़ लेंगे? ऑब्वियसली नहीं, थोड़े टाइम तक बर्दाश्त कर सकते हैं बच्चे, ज़्यादातर नहीं कर सकते, तो हमको फिजिकल कंडीशन क्लासरूम की अच्छी रखनी पड़ेगी। इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।